गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वीडियो लेक्चर्स की इस सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने पढ़ा व्हाट इज़ डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में क्या डिफरेंस है, व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग। उसके बाद हमने पढ़ा व्हाट इज़ डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन में हमने पढ़ा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, मार्केट डिमांड फंक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, मांग के निर्धारक तत्व क्या है, जिसमें हमने पढ़ा प्राइस ऑफ द कमोडिटी, रिलेटेड गुड्स का प्राइस जिसमें आता है सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। फिर हमने पढ़ा इनकम ऑफ द कंज्यूमर, फ्यूचर से रिलेटेड क्या एक्सपेक्टेशंस है, कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस, पॉपुलेशन का साइज, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इत्यादि। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। देखिए मांग का नियम क्या कहता है कि अगर बाकी सारे फैक्टर्स स्थिर हैं, अगर ऑल अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, जिसे हम सेट्रस पैरिबिस भी कह सकते हैं, द डिमांड फॉर अ गुड एक्सटेंड्स विद डिक्रीज इन प्राइस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स विद इंक्रीज इन प्राइस, विच मीन्स कि जब बाकी सारी चीज़ें स्थिर हैं, बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स, बाकी सारे फैक्टर्स, बाकी सारे निर्धारक तत्व स्थिर है, केवल वस्तु की अपनी प्राइस में चेंज हो रहा है, तो ऐसे में अगर वस्तु की अपनी प्राइस, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीज हो रही है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी, और अगर उसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी। दूसरे शब्दों में देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स प्राइस। मीन्स किसी भी वस्तु की क्वांटिटी डिमांडेड और उसकी प्राइस के बीच एक विपरीत संबंध होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप जिसको हम कह सकते हैं। दिस इज लॉ ऑफ डिमांड। The term other thing being constant implies that income of the consumer, his taste and preferences and price of other related goods remains constant। यहाँ पे जो अपने फर्स्ट लाइन में पढ़ा other things being constant मीन्स बाकी सारे फैक्टर्स, बाकी सारे निर्धारक तत्व स्थिर है, उससे यहाँ पे आशय यह है कि कंज्यूमर की इनकम, कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस, रिलेटेड गुड्स की प्राइस मतलब जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, उनकी प्राइस कांस्टेंट है। उसके अलावा पॉपुलेशन साइज, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, इन सारी चीज़ों में कोई चेंज नहीं हो रहा। सिर्फ वस्तु की अपनी प्राइस में अगर चेंज होता है तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। प्राइस इंक्रीज होगा, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी, एंड प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। इसमें अब हम कुछ असम्पशंस लेकर चलते हैं, कुछ चीज़ें हम अनुमान करके चलते हैं। जो पहला क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए यहाँ पे जो पहला लाइन है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, उन्हीं सारी अदर थिंग्स को अगर आप एक एक करके लिखेंगे तो वो असम्पशंस हो जाएंगे। जो कंज्यूमर है उसका टेस्ट और प्रेफरेंस कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा। कंज्यूमर की इनकम में भी कोई चेंज नहीं हो रहा। उसके बाद में जो रिलेटेड गुड्स है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो संबंधित वस्तुएं हैं उनकी प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा। उसके बाद कंज्यूमर्स डू नॉट एक्सपेक्ट एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इन नियर फ्यूचर। मीन्स जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस है वह भी प्राइस को लेकर कांस्टेंट है, प्राइस में फ्यूचर में भी कोई तरह की चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं की जा रही है। सो दीज आर असम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। देखिए एक टेबुलर प्रेजेंटेशन यहाँ दिया हुआ है, डिमांड स्केड्यूल। प्राइस किसी कमोडिटी का 5 था तो उसकी क्वांटिटी 100 यूनिट्स डिमांड हो रही थी। प्राइस डिक्रीज़ हुआ, यूनिट्स इंक्रीज़ होके 200 यूनिट्स हो गई। प्राइस 4 से भी डिक्रीज़ होके 3 हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड और इंक्रीज़ होके 300 यूनिट्स हो गई। इसी तरह से प्राइस जब 2 और 1 हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ होके 400 और 600 यूनिट्स हो गई। प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ हो रही है, यह एक नेगेटिव रिलेशन है। इन सारे कॉम्बिनेशंस को जब डायग्राम में प्लॉट किया गया, एक्स एक्सिस पे आपने दिखाया क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे आपने दिखाया प्राइस फॉर यूनिट इन रुपीज़। इसमें आपने पी क्यू आर एस टी ये 5 कॉम्बिनेशंस जब डिनोट किए, इनको आपने एक कर्व से जब जोड़ा, कर्व से अटैच किया, तो जो कर्व बन रहा है डी डी, उसको हम कहते हैं डिमांड कर्व। डिमांड कर्व लेफ्ट से राइट में डाउनवर्ड है, क्योंकि जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड है उन दोनों के बीच नेगेटिव रिलेशन है, इसलिए इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनने वाला कर्व
नेगेटिव स्लोप वाला होगा, डाउनवर्ड कर्व होगा। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि वाई मोर ऑफ अ गुड इज परचेज्ड व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स और वाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स। मीन्स डिमांड कर्व डाउनवर्ड ही क्यों होता है? किसी कमोडिटी की प्राइस जब कम होती है तो उसकी हम ज़्यादा यूनिट्स ही क्यों खरीदते हैं, हम उसकी कम यूनिट्स क्यों नहीं खरीदते हैं? मीन्स जो कंज्यूमर का हम कहते हैं कि ये तो नॉर्मल बाइंग पैटर्न है, एक रैशनल कंज्यूमर ऐसा ही करेगा, तो कंज्यूमर ऐसा ही क्यों करेगा? कंज्यूमर इसके ऑपोजिट रिएक्ट क्यों नहीं करेगा? तो इसमें सबसे पहले आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यह कहता है कि जब किसी कमोडिटी का कंजम्पशन इंक्रीज होगा तो उसकी हर नेक्स्ट यूनिट से, एवरी सक्सेसिव यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी, उपयोगिता पहले की तुलना में कम होती जाएगी। मीन्स एज कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस द यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग टू अ कंज्यूमर। तो जब आपको किसी कमोडिटी की एवरी नेक्स्ट यूनिट से कम उपयोगिता मिल रही है तो उसके बदले आप जो प्राइस पे करेंगे वो भी पहले से कम ही पे करेंगे। तो इस तरह से ज़्यादा खरीदने के लिए आप कम प्राइस पे करेंगे। सो दिस इज़ आपका डिमांड कर्व डाउनवर्ड होगा। दस मोर इज़ परचेज्ड ओनली व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल। ज़्यादा तभी खरीदेंगे जब प्राइस कम होगा, क्योंकि उपयोगिता भी आपको कम ही मिलेगी। फिर आता है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट रेफर्स टू द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन रियल इनकम ऑफ द बायर चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। इसका मतलब यह है कि जब किसी कंज्यूमर की मॉनेटरी इनकम में चेंज होता है, मीन्स किसी की जो सैलरी है वह सपोज 50,000 पर मंथ से 60,000 पर मंथ हो गई है, यह तो हो गया मॉनेटरी इनकम। लेकिन यहाँ पे हम ये मान रहे हैं कि मॉनेटरी इनकम कांस्टेंट है, केवल क्या चेंज हो रही है, रियल इनकम, मतलब परचेजिंग पावर चेंज हो रही है। जैसे सपोज किसी कमोडिटी की प्राइस फॉल हुई, जो चीज़ आपको पहले 10 रुपये में मिल रही थी वह अब आपको 8 रुपये में मिल रही है। तो ऐसे में अगर आपके पास में 40 रुपीज़ है तो पहले आप 40 रुपीज़ में 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 4 यूनिट्स बाय कर सकते थे। अब आप उसी चीज़ की 8 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 5 यूनिट्स बाय कर सकते हैं। पहले 4 यूनिट्स, अब 5 यूनिट्स। तो ऐसे में आपके पास पहले भी 40 रुपये थे, अब भी 40 रुपये है, लेकिन आप पहले उसकी 5 यूनिट खरीद सकते थे, पहले आप उसकी सिर्फ 4 ही यूनिट खरीद सकते थे, अब आप उसकी 5 यूनिट खरीद सकते हो। तो मतलब आपकी रियल इनकम इंक्रीज़ हो गई। और जब आपकी रियल इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, उस कमोडिटी की ज़्यादा यूनिट्स खरीद सकते हैं। तो जब प्राइस फॉल होता है, परचेजिंग पावर बढ़ती है, मतलब हम कह सकते हैं रियल इनकम बढ़ती है, और रियल इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ जाती है। फिर आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रेफर्स टू सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन कमोडिटी फॉर द अदर व्हेन इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर। देखिए कमोडिटी की अपनी प्राइस चेंज हो रही है, लेकिन जिस कमोडिटी की प्राइस कम होती है वह अपनी सब्स्टिट्यूट गुड्स के कंपैरिजन में सस्ती हो जाती है। और जब वह अपनी सब्स्टिट्यूट कमोडिटी के कंपैरिजन में सस्ती हो जाएगी तो जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसके बायर्स उनको छोड़कर आपकी कमोडिटी को परचेज करने लगेंगे। तो जब एक्स की प्राइस, हम एग्जांपल से समझते हैं, सपोज 2 कमोडिटी है एक्स और वाई। एक्स वो कमोडिटी है जिसकी डिमांड को आप एनालिसिस कर रहे हैं, एक्स की प्राइस फॉल हुई, एक्स जो है वाई के कंपैरिजन में चीपर हो गया, सस्ता हो गया, तो क्या होगा कि लोग वाई की जगह एक्स को खरीदने लगेंगे। तो ऐसे में उसकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा डिमांड होने लगेगी। सो दिस इज़ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यह 3 तरह के इफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से जब प्राइस फॉल होगा तो कंज्यूमर उसकी ज़्यादा यूनिट्स खरीदेगा और डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड ही होगा। उसके बाद में कुछ और फैक्टर्स है जिसमें आता है साइज़ ऑफ कंज्यूमर ग्रुप, कि जब किसी कमोडिटी की प्राइस फॉल होती है तो वह न्यू बायर्स को भी अट्रैक्ट करता है। कुछ न्यू बायर्स जो पहले उस कमोडिटी को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे अब अफोर्ड कर पाएंगे और वह उसको बाय करने लगेंगे। तो इस तरह से जब कंज्यूमर्स का ग्रुप बढ़ जाएगा, बायर ग्रुप बढ़ जाएगा, तो मार्केट डिमांड इंक्रीज होगा। सो व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स इट अट्रैक्ट्स न्यू बायर्स हु नाउ कैन अफोर्ड इट टू बाय, जो पहले नहीं बाय कर सकते थे अब बाय कर सकते हैं। तो जब कंज्यूमर ग्रुप का साइज इंक्रीज होगा तो मार्केट डिमांड इंक्रीज होगा।
फिर आता है डिफरेंट यूजेस। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनके बहुत सारे यूजेस होते हैं, लाइक मिल्क है। मिल्क से आप कर्ड बना सकते हैं, चीज़ या बटर बना सकते हैं, स्वीट्स बना सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि जब मिल्क का प्राइस रिड्यूस होगा तो उसके यूजेस बढ़ जाएंगे, तो ऐसे में मिल्क की डिमांड बढ़ जाएगी। तो जब मिल्क का प्राइस कम हुआ, कंज्यूमर ने उसके यूजेस बढ़ा दिए और यूजेस बढ़ने से उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। सो दीज आर सर्टेन फैक्टर्स जिसकी वजह से डिमांड कर्व लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब देखिए लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एक्सेप्शंस है। कुछ केसेस ऐसे हैं जिस पे ये लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता है। डिमांड कर्व लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड की जगह अपवर्ड होगा। प्राइस का क्वांटिटी डिमांडेड पे नेगेटिव की जगह पॉजिटिव इफेक्ट होगा। तो ये कौन से एक्सेप्शंस है? देखिए सबसे पहले आता है आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन जो है यह डिस्कस किया था वेबलन ने, तो इसको हम वेबलन इफेक्ट भी कहते हैं। उनके अनुसार, वेबलन के अनुसार, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन हैव मोर डिमांड ओनली इफ देयर प्राइजेज आर सफिशिएंटली हाई। जैसे डायमंड ज्वेलरी हुआ। डायमंड ज्वेलरी का क्या है, डिमांड ज़्यादा इसलिए है क्योंकि उनकी प्राइस एबनॉर्मली बहुत हाई होती है, और ऐसे में जो लोग डायमंड पहनते हैं, जो लोग डायमंड ज्वेलरी पहनते हैं, वो सोसाइटी में थोड़े रिच साउंड करते हैं कि यस ये पैसे वाले लोग हैं। तो डायमंड्स को लोग क्यों खरीदते हैं? ताकि वो उनका स्टेटस सिंबल डिनोट कर सके। अगर डायमंड ज्वेलरी भी बिल्कुल आर्टिफिशियल ज्वेलरी की जैसे मार्केट में कम रेट में मिलने लगे तो उनकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। सो जो आर्टिकल्स, जो चीज़ें आपको सोसाइटी में सबसे अलग दिखाती है उसे हम क्या कहते हैं? आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। ऐसे में उनकी प्राइस अगर फॉल होगी तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी। फिर आता है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स वो गुड्स हैं जिनकी प्राइसेस अगर कम हो तो कंज्यूमर उनको ज़्यादा खरीदने की बजाय कम खरीदेगा। इसमें एक स्टडी की थी रॉबर्ट गिफन ने 19th सेंचुरी में। उन्होंने ये जो स्टडी है वो कंडक्ट की थी आयरलैंड के कुछ पुअर फार्मर्स के ऊपर। इसमें उन्होंने यह रिवील किया कि मेजर पोर्शन ऑफ देयर इनकम वाज स्पेंट ऑन पोटैटोज एंड ओनली अ स्मॉल अमाउंट वाज स्पेंट ऑन मीट। उन्होंने दो कमोडिटीज़ को कंपेयर किया, पोटैटो और मीट। पोटैटोज़ की प्राइस रिलेटिवली कम है, चीपर है, और मीट की प्राइस हाई है, तो उन्होंने पोटैटो को एज ए इन्फीरियर गुड और मीट को एज ए सुपीरियर गुड काउंट किया। लेकिन उन्होंने ये देखा कि अगर पोटैटोज़ की प्राइस कम होती है तो कंज्यूमर जो है वो पोटैटो की डिमांड नहीं बढ़ाएगा। पोटैटो की प्राइस कम होने से वो अपना कुछ कंजम्पशन, उसका जो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम होगा उससे वह कुछ प्रोपोर्शन में मीट को बाय करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि पोटैटो का प्राइस फॉल होने से पोटैटो की डिमांड भी फॉल हुई, और जो एक्सपेंडिचर कम हुआ, जो एक्सपेंडिचर उसका बच रहा है, उससे वह मीट खरीदने की कोशिश कर रहा है। इन दिस वे क्वार्टरली परचेज राइजेज इवन व्हेन प्राइजेज ऑफ पोटैटो राइजेज। और अगर पोटैटो का प्राइस बढ़ गया है तो कंज्यूमर के पास में मीट बाय करने के लिए और भी कम बजट बचेगा और वह मीट को बिल्कुल नहीं खरीद पाएगा। ऐसे में वो पोटैटो की डिमांड ज़्यादा करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल और दिया हुआ है, सपोज द मिनिमम मंथली कंजम्पशन ऑफ फूड ग्रेन बाय अ पुअर हाउस होल्ड इज 20 kg बाजरा एंड 10 kg ऑफ राइस। इसमें बाजरा जो है वो इन्फीरियर गुड्स है और जो राइस है वो सुपीरियर गुड्स है। बाजरा जो है वो उसको 20 किलो चाहिए, राइस 10 किलो चाहिए। इसमें उसका 1 महीने का कंजम्पशन हो सकता है। ऐसे में बाजरा की प्राइस है सपोज 5 रुपीज़ और राइस की प्राइस है 10 रुपीज़। हाउस होल्ड जो है उसका 10 किलो राइस खरीदने में उसका खर्च हो रहा है 100 रुपये और 20 किलो बाजरा खरीदने में भी उसका खर्च हो रहा है 100 रुपये, और इस तरह से उसका 200 रुपये में दोनों चीज़ें वो खरीद पा रहा है। सपोज़ बाजरे की प्राइस जो है वो 5 रुपये से 6 रुपये हो गई। तो ऐसे में क्या होगा, अगर वो 20 किलो बाजरा खरीदेगा तो उसके पैसे जो है वो खर्च कितने हो जाएंगे, 120 रुपये। जब उसके पास में 120 रुपये खर्च हो गए तो उसके पास में राइस पूरी तरह से खरीदने के लिए कम पैसे बचेंगे और वह राइस का कंजम्पशन कम करेगा और बाजरा जो है 20 किलो की जगह 25 किलो खरीदेगा। तो 25 किलो बाजरा और 5 किलो राइस खरीदेगा, तब जाके वह अपना मंथली एक्सपेंडिचर एडजस्ट कर पाएगा। तो यहाँ पे बाजरे की प्राइस 5 रुपये से 6 रुपये हुई। तो ऐसे में उसको मजबूरी वश
20 किलो की जगह 25 किलो बाजरा खरीदना पड़ा। तो यह होता है गिवन गुड्स, जहाँ पे कंज्यूमर अपने बजट पैटर्न को सेट करने के लिए लॉ ऑफ डिमांड के ऑपोजिट जाकर बिहेव करता है। फिर है हाईली एसेंशियल गुड्स। हाईली एसेंशियल गुड्स वो है जिनके बिना कंज्यूमर का काम नहीं चल सकता है। इसमें आता है लाइफ सेविंग ड्रग्स। उसके अलावा आता है कि जिस चीज़ों के हम एडिक्टेड हो गए हैं, एडिक्शन वाला हम अलग से पढ़ेंगे। तो जैसे हार्ट पेशेंट्स है, वह अपनी मेडिसिन उतना ही खरीदेगा चाहे प्राइस हाई है चाहे लो है। तो इनकी जो डिमांड है वो हाई परफेक्टली इनइलास्टिक है, डिमांड उतनी ही रहेगी, प्राइजेस कम हो तब भी उतनी मेडिसिन आप ज़्यादा तो नहीं खाएंगे अगर प्राइस कम होगी तो। सो दिस इज़ हाईली एसेंशियल कमोडिटीज़। फिर आता है एमरजेंसी। एमरजेंसी केसेस लाइक फ्लड है, ड्रॉट है, अर्थक्वेक्स है। ऐसे में क्या होगा, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा, लोग अबनॉर्मल तरह से बिहेव करेंगे, वो अपनी एसेंशियल चीज़ों की पूर्ति के लिए ज़्यादा प्राइजेस भी पे करने को रेडी होंगे। फिर आता है बैंडवैगन इफेक्ट। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्सेप्शन in the law of demand, wherein the consumer tries to purchase those commodities which are bought by his friends, relatives and neighbors. Here the person tries to emulate the buying behavior and patterns of the group to which he belongs irrespective of the price of the commodity. मतलब यह एक बहुत ही बड़ा एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का। एक कंज्यूमर अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स उनकी देखा देखी में खरीद लेता है कुछ चीज़ें, प्राइस को इग्नोर करता है। इफ़ द मेजॉरिटी ऑफ ग्रुप मेंबर्स हैव स्मार्टफोन्स, अगर बहुत उसके जिन लोगों के बीच में वह रहता है सबके पास स्मार्टफोन्स है, तो वह भी स्मार्टफोन ही खरीदेगा चाहे उसकी प्राइस बहुत हाई है। सो दिस इज़ बैंडवैगन इफेक्ट। आप अपने ग्रुप को कॉपी करते हैं, ग्रुप को देखकर कोई चीज़ परचेज करते हैं। सो दीज वर सर्टेन एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। गिवन गुड्स हमने पढ़ा, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन हमने पढ़ा, हाईली एसेंशियल गुड्स, एमरजेंसी, बैंडवैगन इफेक्ट। इसके बाद में जो एडिक्शन, जिन चीज़ों का एडिक्शन हो जाता है वो भी एक्सेप्शन में आएंगे। अब देखिए इसके बाद में हमारा जो बच रहा है वह है एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, और एक्सटेंशन नहीं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।